हमारे पूरे पूरे बॉडी के निर्माण, पूरे शरीर के निर्माण सिर्फ कायिक कोशिकाओं से ही हुआ है। ठीक है, ये पूरे शरीर का 99% भाग बनाती है। कायिक कोशिकाएं मिलकर पूरे शरीर का 99% भाग बनाती हैं। 1% जो कोशिका बचती है उसी से हमारा अर्धसूत्री विभाजन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, लेकिन ये विभाजन समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अब जनन कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका हो गया अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु मतलब ओवम और शुक्राणु मतलब स्पर्म। किसी किसी महिलाओं में मूछ निकल आती है, दाढ़ी निकल आता है, तो ये सारी क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। ठीक है, फीमेल का पार्ट मेल में चला आता है, जिसकी वजह से किसी किसी पुरुष में दाढ़ी ही नहीं निकलती है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर। जय हिंद दोस्तों, पीएसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो पार्ट लेकर आए हैं वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसके पहले वाला जो वीडियो लेकर आए थे आपके लिए वो था समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। ठीक है, असूत्री विभाजन होता क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इसमें जो जितने भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जैसे आपका जीवाणु, विषाणु हो गया, इसमें जो है असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो असूत्री विभाजन में होता कुछ नहीं है। जो इस भी कोशिका का निर्माण होना रहता है, वो कोशिका थोड़ी सी आकार में वृद्धि करेगी। वृद्धि करने के बाद बीच से क्या होगी? पिचक जाएगी, और पिचकने के बाद दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये बहुत ही आसानी से होता है, इसमें कोई भी फेज नहीं होते, मतलब कोई भी अवस्था नहीं होती है, क्योंकि इसमें देखो जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो सारे कोशिकांग इसमें पाए नहीं जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वो सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, वो भी 70S टाइप का। ठीक है, जितनी ऊर्जा इस कोशिका को लगती है, सिर्फ उतनी ऊर्जा के वो निर्माण करता है, और इसलिए इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा गया। मतलब कोशिका विभाजन का सबसे सरल विभाजन कौन सा है? वो असूत्री विभाजन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन, इसको हम इंग्लिश में हम माइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस में ध्यान देंगे कि जो कोशिका होती है, जिस भी कोशिका का विभाजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक जीवों में होता है। ठीक है, सूत्री विभाजन यूकैरियोटिक जीवों में होता है। यूकैरियोटिक जीव कैसे? जिसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। बाकी देखो जो भी आपको दिखाई देते हैं सारे जीव कौन है? यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, इसमें जो होती है बहुत सारे मतलब बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यूकैरियोटिक जीव में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ये विभाजन सिर्फ और सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका, जैसे हमारे पूरे बॉडी के निर्माण, पूरे शरीर के निर्माण सिर्फ कायिक कोशिकाओं से ही हुआ है। ठीक है, ये पूरे शरीर का 99% भाग बनाती है। कायिक कोशिकाएं मिलकर पूरे शरीर का 99% भाग बनाती हैं। 1% जो कोशिका बचती है उसी से हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन के बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। ये विभाजन सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस में? जनन कोशिकाओं में। याद रखना, दोनों विभाजन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, लेकिन ये विभाजन समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अब जनन कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका हो गया अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, अंडाणु मतलब ओवम और शुक्राणु मतलब स्पर्म। ठीक है, ये दोनों कोशिकाओं में ये जनन होता है। अब ध्यान देंगे कि ये अर्धसूत्री विभाजन 2 बार में पूर्ण होता है। समसूत्री विभाजन 1 बार में पूर्ण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन 2 बार में पूर्ण होता है। इसके प्रत्येक बार में मतलब एक बार में 4 अवस्थाएं होती हैं। एक बार में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं एक बार में। और उसके बाद जो पूर्वावस्था होती है, पूर्वावस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है। ठीक है, इसमें 5 उप अवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज में 5 उप अवस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 उप अवस्थाएं होती हैं। जिस अवस्था में पूर्वावस्था की, देखो जिस अवस्था में ध्यान देना कि विनिमय भी होता है, इन्हीं 5 अवस्थाओं में एक अवस्था में विनिमय भी होता है, वो डिप्लोटीन अवस्था होती है। ठीक है, विनिमय मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो समजात गुणसूत्र होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो समजात गुणसूत्र होते हैं, उनके अर्ध गुणसूत्र के कुछ भागों का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब आपस में आदान प्रदान होता है। इसको हम डीपली आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे कि इसके जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें कितने वैज्ञानिकों का रोल था। अब रोल की बात करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम देखा था अर्धसूत्री विभाजन को, सर्वप्रथम फार्मर तथा मूरे 2 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन को देखा था। खोजकर्ता की बात करेंगे तो खोजकर्ता बीजमैन थे,
और जो अध्ययन किए थे, अध्ययन स्ट्रासबर्ग ने 1888 ईस्वी में इसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको पसंद आ रहा होगा। इसके बाद चलिए हम इसके जो अवस्थाएं होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। और इसी वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मेल और फीमेल बनते कैसे, इनका निर्माण, ये इनका लिंग निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पुश करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सारी अवस्थाओं को हमने लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ पर उसका जो उसके बारे में बताना है आपको वो भी लिख दिया है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर प्रोफेज पूर्वावस्था। ठीक है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज होती है। इसमें 5 उप अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। लेप्टोटीन में देखेंगे केंद्रक का बड़ा होना, मतलब जो केंद्रक होती है, पहला कोशिका में पहले केंद्रक ही विभाजित होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आकार में वृद्धि करेगा और उसमें केंद्रक जाल बनाने लगेगा। ठीक है, केंद्रक जाल बनाने लगेगा और उसके पश्चात जो उसमें गुणसूत्र होंगे, नर तथा मादा दोनों के गुणसूत्र होंगे, लेकिन वो दोनों गुणसूत्र आधे आधे होंगे। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो नर तथा मादा के गुणसूत्र दोनों के दोनों आधे होंगे। ठीक है, लेप्टोटीन में। उसके बाद जाइगोटीन जो है, इसमें गुणसूत्र जो है जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। जाइगोटीन में गुणसूत्र जोड़ा बनाने लगते हैं और जिसे जोड़ा बनाने की इस प्रक्रिया को युग्मन कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जोड़ा बनाने लगते हैं, जोड़ा बनाने की इस प्रक्रिया को युग्मन कहते हैं। उसके अगली अवस्था आ जाती है पैकिटीन। पैकिटीन प्रत्येक गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र, ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र जोड़े में दिखाई देने लगते हैं। युग्मन के पश्चात जोड़ा बन रहा था, जोड़ा बनने के बाद देखो जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो 4 अर्ध गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, जैसे आपका ये केंद्रक हो गया। ठीक है, केंद्रक में जितने भी गुणसूत्र होंगे, केंद्रक में गुणसूत्र जो भी होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये सब आधे आधे जोड़ा में आने लगेंगे। जैसे एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये, एक गुणसूत्र है। ठीक है, ये सब के सब केंद्रक में बंद है। अब ये क्या करेंगे, ये आधे आधे जोड़े में आने लगेंगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, ये सब क्या है, ये गुणसूत्र है और अर्ध गुणसूत्र जोड़ा में आने लगेंगे। ठीक है, 4 अर्ध गुणसूत्र जोड़े में दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद अगली अवस्था आ जाती है क्रॉसिंग ओवर। इस अवस्था में आपको हम बताए थे कि क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। क्रॉसिंग ओवर कैसे घटित होता है, इसको आपको दिखाते हैं। जैसे बड़ा सा केंद्रक होता है, ठीक है, अब केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं, नर और मादा दोनों के गुणसूत्र होंगे। नर और मादा के गुणसूत्र होने की वजह से यहां पर क्या करते हैं, ये गुणसूत्र आपस में जोड़ा बनाकर रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। अब जैसे एक गुणसूत्र ये है, एक जोड़ी गुणसूत्र ये, एक जोड़ी गुणसूत्र ये है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, देखो जहां पर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, दोनों गुणसूत्र आपस में आदान प्रदान, दोनों गुणसूत्र की जो ये वाला पार्ट है, निचला वाला पार्ट है, निचला वाला पार्ट आपस में बट जाता है। जो मान लो ये मेल का है, ये फीमेल का है। ठीक है, ये मेल का गुणसूत्र है, ये फीमेल का गुणसूत्र है। मेल वाला गुणसूत्र यहाँ से यहाँ तक आया है, फीमेल वाला गुणसूत्र यहाँ से यहाँ तक आया है। अब यही जो मेल वाला गुणसूत्र है, इस फीमेल वाले को कटने के बाद, आधे आधे कटने के बाद, ये वाला फीमेल का भाग इसमें आ जाएगा और मेल का भाग इसमें आ जाएगा। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यही होता है कि जैसे किसी लड़के में लड़कियों के लक्षण दिखने लगते हैं, किसी लड़कियों में लड़कों के लक्षण दिखने लगते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर की घटना के कारण होता है कि कुछ जैसे लड़के होते हैं ना, उनकी आवाज़ें पतली हो जाती हैं और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनकी आवाज़ें मोटी हो जाती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर के जो फीमेल के लक्षण है, जो बॉडीली वाली पार्ट है, मतलब जो ऐसे लक्षण हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, तो उनके लक्षण, फीमेल के लक्षण कुछ मेल में चले आते हैं। ठीक है, उसमें आवाज़ का परिवर्तन होना और कमर में परिवर्तन होना और जैसे दाढ़ी, बाल, मूछ ये सब निकल आना। किसी किसी महिलाओं में मूछ निकल आती है, दाढ़ी निकल आता है, तो ये सारी क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है।
ठीक है, फीमेल का पार्ट मेल में चला आता है, जिसकी वजह से किसी किसी पुरुष में दाढ़ी ही नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की घटना है। तो आशा करते हैं क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आया होगा। अब क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर कियाज मेटा का निर्माण होता है। कियाज मेटा का कैसे बनता है? जहां पर ये घटना घटित होती है, जैसे ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इस वाले स्थान को, जैसे यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इस वाले स्थान को कियाज मेटा कहेंगे। ठीक है, इस वाले स्थान को कियाज मेटा कहेंगे। ओके, तो कियाज मेटा क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो घटना घटित होती है, उस वक्त जो दो गुणसूत्र मेल और फीमेल गुणसूत्र आपस में जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने वाली जो स्थान होता है उस स्थान को हम कियाज मेटा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखो, जो क्रॉसिंग डिप्लोटीन हो गया, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित हुई। उसके बाद अगली अवस्था आ जाती है पूर्वावस्था में डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो मैट्रिक्स भरा होता है, केंद्रक में जो मैट्रिक्स भरा होता है, वो उसकी जो आकार में वृद्धि करती है तो मैट्रिक्स भी बढ़ जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स जब बढ़ जाता है तो केंद्रिका, इसकी जो केंद्रक कला की केंद्रिका होती है, केंद्रिका जो होती है बीच में, ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, मैट्रिक्स गाढ़ा होने की वजह से केंद्रिका नष्ट हो जाती है। अब उसके बाद आ जाता है कि मध्यावस्था। पहली अवस्था, पूर्व अवस्था में 5 अवस्था होती है, सबसे बड़ी अवस्था होती है। उसके पश्चात आ जाता है मध्यावस्था। पूर्व अवस्था के बाद अगली अवस्था होती है मध्यावस्था। लेकिन ध्यान देंगे ये सब पहले बार में है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पूर्व अवस्था, फर्स्ट मध्यावस्था, फर्स्ट पश्चावस्था, फर्स्ट अंत्यावस्था। ठीक है, तो ये फसाले सब के सब फर्स्ट हैं, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो सब सेकंड होगा। सेकंड पूर्वावस्था, सेकंड मध्यावस्था, सेकंड पश्चावस्था और सेकंड अंत्यावस्था। तो अब यहाँ पर देखेंगे मध्यावस्था, इसको हम मेटाफेज भी कहते हैं। इसमें ध्यान देंगे तो जो केंद्रक कला होती है, ये केंद्रक कला है। केंद्रक कला क्या होती है? नष्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो केंद्रक कला के बाद नष्ट होने के पश्चात जो भी केंद्रक के भाग होंगे वो सब के सब केंद्रक में, पूरी कोशिका में बिखर जाएंगे। ठीक है, जो मेल और फीमेल के गुणसूत्र होते हैं वो भी पूरी कोशिका में बिखर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? बिखरने के बाद स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। अब स्प्लेंडर फाइबर क्या होते हैं? देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम स्प्लेंडर फाइबर को डीपली बता दिए हैं। देखो, स्प्लेंडर फाइबर क्या होते हैं? जो गुणसूत्रों को विभाजन के लिए प्रेरित करती हैं और उन्हें आपके दोनों पोल की ओर खींचती हैं, वही होते हैं स्प्लेंडर फाइबर। ठीक है, इसको हम तरकु धागा भी कहते हैं। स्प्लेंडर फाइबर को हिंदी में तरकु धागा भी कहते हैं। ओके, स्प्लेंडर फाइबर को तरकु धागा भी कहते हैं। अब ये देखो, जब स्प्लेंडर फाइबर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं? ये सब के सब ध्रुवों पर चले जाते हैं। स्प्लेंडर फाइबर ध्रुवों पर चले जाते हैं। ध्रुवों पर कैसे जाते हैं? देखो, जैसे ये कोशिका हो गई, क्योंकि केंद्रक कला नष्ट हो गई है। अब जब इसमें निर्माण होगा किसका? स्प्लेंडर फाइबर का, तो ये एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जो गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र यहीं पर लगे होंगे, आधे गुणसूत्र इधर, आधे गुणसूत्र ऊपर। ठीक है, तो स्प्लेंडर फाइबर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो पश्चावस्था आती है, पश्चावस्था में गुणसूत्र प्रतिकर्षण बल के कारण जो ये गुणसूत्र हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। जैसे चुंबक का दोनों पूर्व उत्तरी और उत्तरी ध्रुव जैसे मिलेगा तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो वैसे क्या यहाँ भी जो प्रतिकर्षण की क्रिया होती है, इसके कारण ये सभी के सब गुणसूत्र क्या होते हैं? ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकत्रित प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ पर जितने भी गुणसूत्र होंगे वो सब के सब कहाँ पर चले जाएंगे? ध्रुवों पर चले जाएंगे। ठीक है, गुणसूत्र सब के सब ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब उसके बाद जो अवस्था आती है वो अंत्यावस्था होती है। अंत्यावस्था मतलब इसको टेलोफेज भी कहते हैं। ठीक है, टेलोफेज में केंद्रक स्पष्ट दिखने लगता है। जो केंद्रक होता है, जैसे वो हो गया तो इसमें पूरी विभाजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये अलग केंद्रक बना लेगा, ये अलग केंद्रक बना लेगा। ठीक है, तो केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। केंद्रक कला का भी पूर्ण निर्माण हो जाता है। ओके, जब केंद्रक कला का पूर्ण निर्माण हो जाएगा तो उसके पास की जो अवस्था आती है, अब वो रह जाती है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य के जो विभाजन होता है, इस अवस्था को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जो केंद्रक विभाजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे।
कोशिका विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे, ठीक है, कोशिका विभाजन या फिर कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो है तर्क धागा स्प्लिंडर फाइबर, अब स्प्लिंडर फाइबर तो हो गया, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। अब बच रहा है क्या विभाजन होने के लिए, साइटोकाइनेसिस से पूर्व अवस्था जो होती है, साइटोकाइनेसिस से पूर्व उनके जो कोशिकांग हैं उनको भी तो विभाजित होना है, कि उनको विभाजित करने के लिए कोई दूसरा जाएगा, तो उसमें आधे आधे तोड़कर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो तर्क धागा होता है, ध्यान से सुनना, जो तर्क धागा होता है उसमें क्या करेगा, लपेटेगा पहले, ठीक है, उसको चारों ओर कवर करेगा, कवर करने के बाद उसको बीच से तोड़ेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भरा द्रव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर बीच से लपेटेंगे, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो इतनी बड़ी है, इसको अगर तोड़ेंगे तो इसके बीच में जो भी भरा है वो सब के सब नीचे चला जाएगा, मतलब कोशिका में मिल जाएगा, तो हमें मिलाना नहीं है, ये इसको क्या करना है, बीच से स्प्लिंडर फाइबर के द्वारा इसको बीच से बांध देती है। अब जिसके बीच से बांधने की वजह से ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो आधा ऐसे हो जाती है, आधा ऐसे हो जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो आधा माइटोकॉन्ड्रिया उस वाले में चला जाएगा, उस वाली कोशिका में, आधा माइटोकॉन्ड्रिया इस वाली कोशिका में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस अर्थात जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य के विभाजन के उपरांत जितने भी कोशिकांग हैं वो सब के सब कुछ ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे, तो इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे जब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो उसमें जो भी केंद्रक का और जो भी गुणसूत्र की संख्या होगी वो आधी रह जाती है। आधी मतलब कैसे, पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 का आधा कितना होता है, 23, ठीक है। तो जब 46 का गुणसूत्र रहते हैं उनका अगर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा तो 23 ऊपर चले जाएंगे, 23 नीचे, ठीक है। इसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं, हैप्लॉइड सेल, ठीक है, हैप्लॉइड सेल को हम एन भी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल को हम एन भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉल एन। लेकिन जब भी डिप्लॉइड होगा, अब डिप्लॉइड कब होगा, ये तो पहली अवस्था थी, ये पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इसके सबके आगे फर्स्ट लिखा हुआ है। अब जब ये सेकंड वाला आएगा तब वहां पर जो भी पुत्री कोशिका का निर्माण होगा वहां पर उनमें गुणसूत्री की संख्या हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड हो जाएगी। डिप्लॉइड मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पर जब डिप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड में 2n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2n कैसे होगा, देखो जब ये भी कोशिका विभाजन करेगी अभी आगे चलकर यहाँ पर दो पुत्री कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ रहता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो हुआ है ये आगे चलकर पूरे सेम प्रोसेस द्वारा, जैसे पूर्वावस्था होता है, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये सब के सब अवस्था सेकंड वाले पार्ट में भी होती हैं, ठीक है। तो इसके अगला पार्ट जो भी होगा उसमें भी ये सारी प्रवस्थाएं, सारी अवस्थाएं भी घटित होगी। और उस घटना के दौरान जो भी बनने वाली कोशिका होगी वो हैप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड हो जाएगी, मतलब उसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अवस्था में 2 कोशिकाओं और हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन जब सेकेंड अवस्था होती है, सेकेंड अवस्था में 4 डिप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आए तो हम आपको एक प्रक्रिया द्वारा और समझाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए और अर्धसूत्री विभाजन से आपको कोई भी समस्या न रहे। इस वाले वीडियो को चाहे इंटर वाला हो, हाई स्कूल वाला हो या फिर थोड़ा छोटी लेवल का हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, तो वो सारे इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से और उनकी सारी कन्फ्यूजन का सोल्यूशन यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में आपको हम बता दिए थे कि प्रो फेज में जितनी अवस्थाएं होती हैं, मेटा फेज में क्या होता है,
टेलोफेज में, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होता है, ठीक है। इन सबको हम बता दिए थे। अब यहाँ पर देखेंगे फेज सेकंड में, दूसरी अवस्था में, ठीक है, जब दूसरी बार विभाजन होता है तब उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं और उसमें चेंजेस क्या आते हैं, किस कारण ये यहाँ पर हैप्लॉइड थी मतलब अगुणित थी, यहाँ पर 4 हो गई मतलब 4, ठीक है। यहाँ पर 4 सेल का निर्माण हो गया और जो केंद्रक में गुणसूत्र थे वो डिप्लॉयड हो गई। यहाँ पर देख ले, हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित, ठीक है, अगुणित मतलब n, ओके। यहाँ पर जो गुणसूत्र है यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 23, इसमें भी 23, चूंकि जो टेलोफेज था, फर्स्ट फेज का जो टेलोफेज था उसमें जो गुणसूत्र कोशिका विभाजन हुआ था उससे बनने वाली कोशिका 2 कोशिकाएं थी, ठीक है, ये वही दोनों कोशिकाएं हैं। अब इस दोनों कोशिकाओं में संख्या कितनी रह गई गुणसूत्रों की, 23 इसमें 23 इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो विभाजन कैसे होता है। तो पहले जो मेटाफेज है, मेटाफेज क्या करेगा, आकार में पहले ये भी कोशिका विभाजित होने के लिए क्या करेगी, आकार में वृद्धि करेगी, ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण कर देगा। निर्माण करने के पश्चात क्या करेगा, ये इसमें के जो ये है केंद्रिका है, केंद्रिका क्या करेगी, केंद्रक जाल का निर्माण करने लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद पश्चात क्या होता है, जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज में केंद्रक कला पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इसमें जो केंद्रक कला आपको दिख रही है ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नष्ट होने के बाद क्या करें, तर्क धागा है मतलब स्प्लेंडर फाइबर का ये निर्माण करेगी और स्प्लेंडर फाइबर क्या होंगे, ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। तर्क धागा का निर्माण होगा इसमें स्प्लेंडर फाइबर और ये ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। उसके बाद जो मेटाफेज आता है, सॉरी एनाफेज आता है, एनाफेज में जो भी तर्क धागे का निर्माण हुआ है, ठीक है, स्प्लेंडर फाइबर का जो निर्माण हुआ है ये क्या करेंगे, और गुणसूत्र प्रतिकर्षण बल के कारण दोनों में जब प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या करेंगे, ये ध्रुवों पर स्प्लेंडर फाइबर की मदद से ध्रुवों पर चले जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, ये भी यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये जो ऊपर नीचे है ये वाला भी और ये वाला भी ऐसे करके इसमें डिप्लॉयड मतलब इसमें आ जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 सेल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 4 सेल का निर्माण जब होगा तो इसमें केंद्रक स्पष्ट दिखने लगेगा, केंद्रक कला का भी निर्माण हो जाएगा। केंद्रक कला के निर्माण होने के पश्चात जो गुणसूत्रों की संख्या आधी थी, गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड थी, वो गुणसूत्र किसमें बदल जाएंगे, 4 डिप्लॉयड गुणसूत्र में, ठीक है। 4 सेल का निर्माण होगा लेकिन उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 2n होगी मतलब डिप्लॉयड होगी, द्विगुणित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों का भी निर्माण हो गया। अब देखो जो लास्ट वाला प्रोसेस होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा तो उससे बनने वाली 4 कोशिकाओं का आपका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो कमेंट में आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट हम लेकर आएंगे वो होगा आपका जो सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम कैसे, देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग अक्सर हिजड़े क्यों बन जाते हैं, ठीक है। हिजड़े का निर्माण कैसे होता है और कुछ लोगों में पुरुष के लक्षण कुछ महिलाओं में पुरुष के लक्षण क्यों दिखने लगते हैं और कुछ पुरुषों में महिलाओं के लक्षण क्यों दिखने लगते हैं, स्तन में उभार आ जाता है। तो ऐसे सारे परिवर्तन को हम इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे, वो होगा सिंड्रोम आपका, ठीक है। तो सिंड्रोम वाला पार्ट देखना ना भूलिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उसी में आपको हम बताएंगे कि जो आने वाली संतान होगी, जो भी आने वाली संतान होगी वो पुरुष होगी या फिर महिला होगी, मतलब मेल होगा या फिर फीमेल होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये जरूर कर दें। और इस एक काम और करिएगा, जिस भी आपके सहपाठियों को इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये लोग इस वाले पार्ट में थोड़ा लूज हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा कि ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है, जिससे आपके उन दोस्तों की भी सहभागिता हो और उनको भी ये सहायता मिल सके, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।